आज हमेशा की तरह हफ्ते का पहला दिन है, यानी सोमवार। अपने डेली रूटीन के अनुसार अंकिता अपनी स्कूटी से कॉलेज पहुंची। पार्किंग में अपनी स्कूटी पार्क करके कॉलेज के मुख्य गेट से वो अंदर गई। सामने एक बेंच पर सपना उसका इंतजार कर रही थी। अंकिता को देखते ही सपना उसके पास गई। अंकिता उस समय कुछ तनाव में नजर आ रही थी और ये सपना ने पहचान लिया। अंकिता के चेहरे का निरीक्षण करते हुए सपना ने पूछा, हेलो मैडम, क्या हाल है? इतनी थकी थकी क्यों लग रही हो? थोड़ा घबराते हुए अंकिता ने जवाब दिया, अरे कुछ नहीं, मुझे थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए, बाकी कुछ नहीं। उसकी बात पर फिर से सवाल करते हुए सपना ने पूछा, पक्का ना? मतलब और कोई कारण नहीं ना? तुम्हें कुछ स्ट्रेस वगैरह तो नहीं ना? क्योंकि आमतौर पर तुम बीमारी में भी अच्छे से हंसते बोलते रहती हो, लेकिन आज एकदम शांत हो, इसीलिए पूछा। सपना को झूठी तसल्ली देते हुए चेहरे पर नकली हंसी लाते हुए अंकिता बोली, अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए जरा बेचैनी महसूस हो रही है। दोनों की बातचीत शुरू होने से पहले कॉलेज की बेल बजी। बेल बजते ही कॉलेज के इर्द गिर्द घूमने वाले विद्यार्थी अपनी क्लास की ओर बढ़ गए। अंकिता और सपना भी बेल की आवाज सुनते ही अपने क्लास की ओर चले गए। क्लास में पहुंचकर अंकिता और सपना अपनी जगह पर बैठ गए। दोनों की जगह तय थी, एक दूसरे के बगल में। कुछ ही देर में प्रोफेसर क्लास में आए। उनके क्लास में आते ही सभी छात्रों ने एक साथ खड़े होकर एक स्वर में उन्हें गुड मॉर्निंग कहा। प्रोफेसर ने भी गुड मॉर्निंग विश करके लेक्चर शुरू किया। अंकिता का लेक्चर पर कोई ध्यान नहीं था। उसके मन में घूम रहा था वही खौफनाक हादसा। 2 दिन पहले यानी शनिवार को उसके साथ घटे उस भूत बाधा का नजारा फिर से उसकी आंखों के सामने घूमने लगा। वो पूरा घटनाक्रम फिर से उसके मन में उभरने लगा। सपना के फार्म हाउस से अंकिता बिना किसी को कुछ बताए निकल गई थी। वो अपने घर कैसे पहुंची, कौन उसे ले आया, ये न खुलने वाला राज बन गया था। वो रहस्य खोलने वाली एक अमानवीय शक्ति, एक अतृप्त आत्मा उसके सामने प्रकट हुई। वो अंकिता के कमरे में कब आई, कैसे आई, कुछ भी पता लगाने का कोई तरीका नहीं था। उस पिशाच ने अंकिता के दिमाग को सुन्न कर दिया था। लेकिन उससे भी भयानक मामला तब सामने आया जब उस आत्मा ने अंकिता को बताया कि जो मेरे अपराधी हैं, उन्हें मैं खत्म कर दूंगी, तुम्हारे शरीर में प्रवेश करके। अंकिता ने इस बात के लिए साफ इनकार कर दिया, लेकिन अपने स्वार्थ को दिखाते हुए वो आत्मा बोली, अंकिता, अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगी तो डॉक्टर सूरज सबरवाल का खून तुमने किया है। इस बात के सबूत पुलिस तक पहुंचेंगे। वो एसिड का कैन, वो धारदार चाकू जिस पर तुम्हारे उंगलियों के निशान हैं, क्योंकि डॉक्टर सूरज सबरवाल की हत्या करने वाली आत्मा भले ही मेरी थी, लेकिन शरीर तुम्हारा था। तुम्हारे शरीर में प्रवेश करके मैंने उस डॉक्टर को मौत के घाट उतार दिया। ये बात तुम कैसे साबित करोगी? असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस की बेटी ने हत्या की है। ये बात अगर फैल गई तो तुम्हारे पिता की कितनी बदनामी होगी। आखिरकार अपने पिता की बदनामी न हो, सिर्फ इसीलिए अंकिता उस आत्मा की मदद करने तैयार हो गई। उस आत्मा का डर अंकिता के मन में अभी भी कायम था। फिर भी अपनी बहादुरी से अंकिता ने उस आत्मा से कहा, ठीक है, सिर्फ मेरे पापा की बदनामी न हो इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने तैयार हूँ। लेकिन उससे पहले मुझे ये बताओ, तुम यहाँ मेरे घर तक कैसे आई? तुम्हें मेरे बारे में इतनी सारी जानकारी कहाँ से मिली? सपना के फार्म हाउस से मैं अपने घर तक कैसे पहुंची? और सबसे अहम बात, मेरे शरीर का इस्तेमाल करके तुमने डॉक्टर सूरज सबरवाल की हत्या कैसे की? एक के बाद एक अंकिता के सवालों की बौछार सुनकर स्तब्ध आंखों से उसकी ओर देखते हुए वो आत्मा बोली, अंकिता, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे हर एक सवाल का जवाब दूंगी। मैंने कहा ना, तुम्हें फंसाकर मैं कुछ नहीं करूंगी। तो तुम्हारा सबसे पहला सवाल, मैं यहाँ तुम्हारे घर तक कैसे आई? बिल्कुल आसान, मैं उस फार्म हाउस से ही तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे शरीर में प्रवेश करके मैंने उस डॉक्टर का खात्मा कर दिया। वहाँ से सीधे तुम्हारे घर आई। यहाँ आने के बाद तुम्हारे बारे में और तुम्हारे परिवार के बारे में जानकारी प्राप्त करना कुछ मुश्किल नहीं था।
मेरे बारे में फिलहाल मैं तुम्हें सिर्फ मेरा पूरा नाम बता सकती हूँ। मेरा पूरा नाम है अनिता विश्वनाथ श्रीवास्तव। अपना सवाल दोहराते हुए अंकिता ने पूछा। देखो अनिता, मेरा सवाल वही है। फार्म हाउस से निकलते समय तुम मेरे शरीर में प्रवेश कर गईं और मेरे घर तक पहुंच गईं। लेकिन उस फार्म हाउस पर तुम कब और कैसे आई? तुरंत रहस्य खोलते हुए अनिता बोली। अंकिता, मैं उसी बात के लिए तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। तुम्हारी वजह से मैं इतने सालों से कैद उस जाल से मुक्त हुई। आगे अनिता कुछ बोलती, इससे पहले अंकिता ने पूछा, किस जाल से? तुम कहना क्या चाहती हो? देखो, जो कुछ है वो साफ साफ बताओ। अंकिता से आंखें मिलाते हुए अनिता बोली। अंकिता, जो कुछ है मैं तुम्हें साफ साफ बताने वाली हूँ। तुमसे अब मैं कुछ नहीं छिपाने वाली। आज सुबह उस सुनसान जगह पर उस शमशान में तुम एक पेड़ के सहारे बैठी थी और उसी समय पीछे से तुम पर हमला हुआ था। किसी ने तुम्हारा गला दबाने की कोशिश की थी। उस जानलेवा घटना को याद करके घबराहट भरी आवाज में अंकिता ने कहा। अच्छी तरह याद है। उस हमले की बात मेरे दिमाग से कभी नहीं जाएगी। अपनी शर्मिंदगी बयां करते हुए अंकिता की ओर देखकर अनिता बोली। अंकिता, तुम पर जानलेवा हमला मैंने ही किया था, लेकिन बाद में मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। तुम खुद को उस हमले से बचाने की कोशिश कर रही थी। उसी कोशिश में तुम्हारा स्कार्फ पेड़ के रंगीन धागों के घेरे में फंस गया। उस स्कार्फ को निकालने की तुमने कोशिश की थी। उस कोशिश में पेड़ पर उलझे वो रंगीन धागे टुकड़े टुकड़े हो गए, लेकिन इसी कारण मैं उस जगह से आजाद हो गई, क्योंकि वह सिर्फ पेड़ के चारों ओर बंधे धागे नहीं थे। मेरे कातिलों ने मुझे मारकर उसी जगह दफन कर दिया था और वो रंगीन धागे तंत्र मंत्र करके पेड़ के चारों ओर लपेटकर मुझे वहां कैद किया था। अनिता पर बिता हुआ जानलेवा सच सुनते ही अंकिता के मन में उसके लिए हमदर्दी पैदा हो गई। अनिता के लिए अंकिता के मन में जो डर था वो अब थम चुका था। अंकिता ने अनिता से पूछा, अनिता, तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ होगा वो किसी हिंसक घटना से कम नहीं होगा, लेकिन तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ था वो मुझे अभी इसी वक्त जानना है। ये सुनते ही भरोसे के साथ अंकिता की ओर देखते हुए अनिता बोली। अंकिता, जो कुछ मेरे साथ हुआ था वो मैं तुम्हें सही समय आने पर जरूर बताऊंगी। इतने सालों से उस बंद कैद में मैं यही सोच रही थी, इस कैद से मुझे कब मुक्ति मिलेगी, अपने कातिलों को क्या मैं सजा दे पाऊंगी। और आखिर वो दिन आ गया। तुम्हारे कारण मैं उस जाल से मुक्त हो गई। बदले की आग में मैं जल रही हूँ। उस दिन मैंने बिना कुछ सोचे समझे तुम्हारे शरीर में प्रवेश किया और तुम्हारी स्कूटी लेकर फार्म हाउस से डॉक्टर सूरज सबरवाल के घर की ओर चल पड़ी। अंकिता के मन में दबा हुआ रहस्य चक्र सुलझने की अब असली शुरुआत हो गई। उस दिन सुबह गांव के सुनसान शमशान में अंकिता पर हुए हिंसक हमले के बाद उसने तुरंत फार्म हाउस से निकलने का निर्णय ले लिया। अपनी स्कूटी पर सवार होकर अंकिता वहां से चलने वाली थी कि अचानक उसके शरीर को बिजली के झटके जैसा कुछ महसूस हुआ और अंकिता चौंक गई, क्योंकि उस वक्त अनिता ने अंकिता के शरीर में प्रवेश करके उसके शरीर पर कब्जा कर लिया था। अंकिता के शरीर में प्रवेश कर चुकी अनिता जाग गई। स्कूटी चालू करके अंकिता यानी उसके शरीर में स्थित अनिता ने एक अलग रास्ता पकड़ लिया। हरे भरे झाड़ियों के बीच में से जाने वाली एक सुनसान सड़क पर अंकिता की स्कूटी तेज गति से दौड़ रही थी। कुछ दूरी तय करने के बाद अंकिता यानी अनिता ने एक 2 मंजिला बंगले के सामने स्कूटी रोकी। वह जगह मुख्य सड़क से थोड़ी अंदर थी। उस बंगले के अलावा वहां कोई और घर नहीं था। अंकिता यानी अनिता स्कूटी से उतरी और बंगले के गेट से कुछ दूरी पर रुक गई। बदले की आग से भड़की हुई अनिता ने पूरे बंगले को घूरना शुरू किया। बंगले के दाहिनी और ऊपरी दिशा में एक सीसीटीवी कैमरा था। अंकिता यानी अनिता की नजर उस कैमरे पर आकर रुक गई। अंकिता यानी अनिता ने अपनी आंखें उस कैमरे पर रोक दी। देखते ही देखते वो कैमरा उसी जगह पर चकनाचूर हो गया। सीसीटीवी कैमरा चकनाचूर होते ही मुख्य गेट से अंकिता बंगले के प्रवेश द्वार के पास गई। दाहिनी ओर पे स्थित बेल के बटन को उसने दबाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। एक बार फिर से उसने बेल बजाई। इस बार कुछ पल में ही बंगले का द्वार खुल गया।
द्वार खुलते ही लगभग 50-55 साल का एक आदमी उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उस आदमी ने नीले रंग का गाउन पहना हुआ था। उम्र के तकाजे से उसके बाल और मूछें काली भूरी दिखाई दे रही थी। उसकी शरीर रचना काफी हट्टी कट्टी थी। उसके एक हाथ में सिगार और दूसरे हाथ में अखबार था। अंकिता यानी अनिता को गंभीरता से देखते हुए उस आदमी ने पूछा, कौन हो तुम? क्या काम है तुम्हारा? उस आदमी को देखते ही अनिता के मन में जलती हुई बदले की आग और ज्यादा भड़क उठी, क्योंकि सामने खड़ा वो आदमी कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर सूरज सबरवाल था। अंकिता के शरीर में बसने वाली अनिता ने उस इंसान को सही पहचाना। गुस्से से भरी आंखें उस पर रोकते हुए अंकिता के शरीर में स्थित अनिता बोली, डॉक्टर सूरज सबरवाल, पिछले 26 सालों से मेरा एक काम अधूरा पड़ा है। वो काम आपके सिवा पूरा नहीं होगा। उसी काम को पूरा करने आपके पास आई हूँ। फिर आगे क्या हुआ था? अनिता ने किस तरह डॉक्टर सूरज सबरवाल को मौत के घाट उतारा? पता चलेगा आने वाले एपिसोड में। सुनते रहिए ख्वाफ, एक अनकही दास्तान।